नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हम अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 पर चर्चा कर चुके हैं, उसमें हमने देखा है कि अपर्दन चक्र के बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, या जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं अपर्दन चक्र पर, उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले भूविज्ञान के क्षेत्र में जेम्स हटन ने 1785 में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था और उन्होंने बताया था ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना अंत का कोई भविष्य है। इसी को हम पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में एक रूपतावाद के सिद्धांत का नाम दे दिया गया था। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि अपर्दन चक्र होता क्या है। इसमें हमने देखा था कि कोई उत्थित भूखंड जो है, ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय और अपर्दन के द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल जाता है, जिसे हम अपर्दन चक्र कहते हैं। इसी को डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र नाम दिया था। इसके बाद हमने प्रमुख सिद्धांतों की बात की थी, जिसमें हमने अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र सिद्धांत डेविस महोदय का 1899। इसके बाद शुष्क अपर्दन चक्र भी 1905 में डेविस महोदय के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद हमने बात की थी आपसे कास्ट अपर्दन चक्र की, जिसे 3 लोगों ने दिया, बीडी, स्विजविक और सैंडर्स ने। इसके बाद परिहिमानी चक्र पेल्टियर महोदय ने दिया था और सवाना अपर्दन चक्र पफ एवं टॉमस ने 1966 में दिया था। इसके बाद हमने बात की थी आपसे गतिक संतुलन सिद्धांत, जिसे स्टॉलर, हैक और चॉर्ले ने दिया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि एक उत्थित भूखंड जब समतल प्राय मैदान में बदलता है तो उसे अलग अलग विद्वानों के द्वारा नाम दिए गए हैं, जैसे पेनी प्लेन डेविस ने दिया, पैन प्लेन क्रिकमे ने दिया और पेडी प्लेन एलसी किंग ने दिया था। ठीक है। इसके साथ साथ पेंक महोदय ने इंड्रम्फ नाम दिया था। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल, जिसे 1899 में उन्होंने दिया था, और क्या बताया था उन्होंने, तो प्रमुख था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत कोई उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। ठीक है। और इन्होंने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन कराया था, जबकि जेम्स हटन ने पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति बताई थी, जिसे चट्टान चक्र संकल्पना भी कहते हैं। इसके बाद डेविस ने बताया था कि कोई भी स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है, जिसे डेविस के त्रिगुण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने स्थल रूपों के बारे में चर्चा की थी कि स्थल रूप की संरचना का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया कारक यानी प्रक्रमों का मतलब क्या होता है, चरण यानी अवस्था या समय का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद बताया था आपको कि डेविस का सामान्य सिद्धांत क्या था कि स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों का जननिक और क्रमबद्ध वर्णन करना था, ये भी हमने बताया था। इसके बाद बताया था कि उत्थान और अपर्दन का संबंध क्या है, तो इनके अनुसार उत्थान और अपर्दन का संबंध विपरीत है। ठीक है। यानी कि उत्थान और अपर्दन कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। जब उत्थान होता है तो अपर्दन नहीं होता, जब अपर्दन शुरू होता है तो उत्थान समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने मान्यताओं पर चर्चा की थी कि डेविस महोदय की कुछ मान्यताएं थी। ठीक है। जैसे हमने देखा था कि बहिर्जात, अंतर्जात और बहिर्जात जो बल हैं वो स्थल रूप का निर्माण करते हैं। स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। ठीक है। नदियाँ अपनी घाटियों को तब तक गहरा करती हैं जब तक कि वो क्रमबद्ध ना हो जाएं, यानी कि धरातल को प्राप्त ना कर जाएं। स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में होता है। ठीक है। और जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता अपर्दन प्रारंभ नहीं होता। ठीक है। यही चीज़ें हमने आपको बताई थी। इसके बाद हमने डेविस के सिद्धांत का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया था। ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जब तक उत्थान होता है तब तक अपर्दन नहीं होता है। इन्होंने इस चक्रीय अवधि को अपर्दन चक्र की तैयारी अवस्था या प्रारंभिक अवस्था का नाम दिया था।
इस चित्र को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक करके, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया था कि जो डेविस का जो अपरदन चक्र सिद्धांत है वो 3 अवस्था यानी तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्थाओं में पूर्ण होता है। तरुण अवस्था में हमने देखा था निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष ऊंचाई का क्या मतलब है, यानी कि तरुण अवस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष ऊंचाई दोनों बढ़ती हैं, ठीक है। या कह सकते हैं निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर रहती है और सापेक्ष ऊंचाई बढ़ती जाती है। और नदी वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन और जलप्रपात, उच्छलिकाएँ आदि का निर्माण करती है। और ये आर्द्र प्रदेशों के लिए दिया गया सिद्धांत था, ठीक है। इसके बाद प्रौढ़ावस्था में हमने देखा था कि जो निरपेक्ष ऊंचाई है आपकी वो उसमें कमी आने लगती है और सापेक्ष ऊंचाई में भी कमी आने लगती है, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था में आपके यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल बताया था कि तरुण अवस्था का उदाहरण हिमालय पर्वत है और प्रौढ़ावस्था का उदाहरण लद्दाख है। इसके बाद हमने जीर्ण अवस्था पर बात की थी कि जीर्ण अवस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ऊंचाइयां निरंतर तेज़ी से घटती हैं, ठीक है, क्योंकि अब घाटियों का पार्श्विक यानी किनारों का अपरदन होता है, ना कि घाटियों का, ठीक है। यहाँ पे निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम होते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि जो समतल मैदान होता है उसे डेविस ने पेनी प्लेन या संप्राय मैदान का नाम दिया था। इसके साथ साथ उत्तल और अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी हुई विशिष्ट पहाड़ियों को मुनाड नाक नाम इन्होंने दिया था। और कहाँ के नाम पर दिया था, तो न्यू हैम्पशायर यूएसए का एक क्षेत्र है जहाँ पर एक मुनाड नाक पहाड़ी है, उसी के नाम पर इन्होंने दिया था। ये उदाहरण है मुनाड नाक पहाड़ी का। और हमने बताया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत में बहुत सारे मुनाड नाक पहाड़ियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम बात करते हैं आपसे आज के टॉपिक की, ठीक है, और हम देखते हैं इसका प्रभावी पक्ष क्या है, ठीक है। एक चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी हमेशा कि जब सिद्धांत लिखना होता है आपको, तो आपको कई सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। जैसे कि जो पहला आपका पैराग्राफ होता है उसमें आपको किसने दिया है, वो विद्वान कहाँ के थे, सन कौन सा था, किस किताब में दिया था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मेन पार्ट लिखना होता है कि क्या सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था, या कह सकते हो कि मान्यताएं लिखनी होती हैं। इसके बाद मेन चीज़ लिखनी होती है कि क्या था। मेन पार्ट में ही आपका ग्राफ भी बनता है और ग्राफ का ही एक्सप्लेनेशन होता है। इसके बाद किसी भी सिद्धांत का मूल्यांकन होता है, ठीक है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का पार्ट ही होता है एक आपका प्रभावी पक्ष, यानी कि कितना प्रभाव पड़ा इनके सिद्धांत का। तो चलिए देखते हैं हम। जो डेविस का मॉडल है या सिद्धांत है अत्यधिक सरल और व्यवहार्य है, ठीक है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा भू आकृति विज्ञान में फेमस सिद्धांत है या प्रसिद्ध सिद्धांत है वो डेविस महोदय का ही अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि ये सरल भी है और व्यवहार्य भी है, ठीक है। डेविस ने अपने मॉडल को सुव्यक्त, रोचक एवं सशक्त शैली में प्रस्तुत किया जिसने लोगों का ध्यान शीघ्र आकर्षित कर लिया, ठीक है। यानी इन्होंने जो सिद्धांत दिया था बहुत सुव्यक्त था, रोचक था और सशक्त था। और ये पहला मॉडल था भू आकृति विज्ञान में जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, इसलिए इसने सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का अपनी ओर खींचा। जो डेविस का मॉडल है वो व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। यानी कि जो डेविस महोदय थे उन्होंने एक रूम में बैठ के काम नहीं किया था, वो फील्ड में गए, यानी कि जिस क्षेत्र का उन्हें अध्ययन करना था वहाँ पर वो गए, यानी व्यापक स्तर पर इन्होंने अध्ययन किया और इसके बाद जो परिणाम दिखाई दिए उस पर आधारित ये मॉडल था। डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूविज्ञान मतलब जियोलॉजी डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूविज्ञान में प्रचलित विकासीय विचारधारा को भरपूर समर्थन प्रदान किया। विकासीय विचारधारा का मतलब दोस्तों तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था
और जीर्ण अवस्था से। ठीक है, तो इसी विचारधारा का डेविस महोदय के सिद्धांत ने समर्थन किया। डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन यानी प्रेडिक्शन भविष्यवाणी तथा पिछली घटनाओं की पुनर्रचना दोनों का समर्थ था। यानी कि इनका जो सिद्धांत था वो भविष्यवाणी भी कर सकता था और पिछली घटनाओं को जोड़ करके भी दिया गया था, इसलिए इनका सिद्धांत बहुत फेमस यानी कि प्रसिद्ध हुआ। मूल्यांकन के अंतर्गत ये तो था डेविस के द्वारा दिए गए सिद्धांत के प्रभावी पक्ष। अब हम देख लेते हैं कमज़ोर पक्ष, जिसके आधार पर इनके सिद्धांत की आलोचना हुई। कमज़ोर पक्ष का मतलब दोस्तों यहाँ पर आलोचना से है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। कमज़ोर पक्ष का मतलब कि इनके सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। डेविस का कहना था कि उत्थान के बाद अपरदन शुरू होता है पूर्णतः भ्रामक और गलत है। नवीन भूभाग के उत्थान के साथ ही तुरंत अपरदन शक्तियाँ उस पर क्रियाशील हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने मॉडल पे भी देखा था कि मान लीजिए सामान्य सतह है आपकी, यहाँ पर जब अंतर्जात बल काम करते हैं तो एक स्थल रूप का उत्थान होता है। और इन्होंने क्या कहा था कि उत्थान तभी होता है जब अपरदन शुरू होता है, यानी कह सकते हैं कि उत्थान जब समाप्त हो जाता है इसके बाद ही अपरदन शुरू होता है। तो मान लीजिए उत्थान यहाँ तक हुआ सी तक, ठीक है। अब इसके बाद अपरदन इसका होगा और ये बाद में समतल प्राय मैदान में बदल जाएगा। लेकिन प्रकृति किसी भी चीज़ के उत्थान की समाप्ति का इंतजार नहीं करती है। जैसे ही उत्थान स्थल रूप का होता है अपरदन के कारक इस पर अपरदनात्मक क्रियाएं करने लगते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इस सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई और इस आधार पर प्रमुख आलोचना करने वाले विद्वान पेंक महोदय थे। अभी हम आगे वाले वीडियो में पेंक महोदय के अपरदन चक्र सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ये डेविस महोदय का है। इसके बाद डेविस कहते हैं, डेविस का मत के अनुसार कि अपरदन चक्र के दौरान भूखंड स्थिर रहता है। यानी कि डेविस महोदय कहते हैं कि जब अपरदन चक्र प्रारंभ होता है तो जो भूखंड है वो स्थिर रहता है, यानी कि उसका उत्थान नहीं होता है। और यह अवधि इतनी लंबी होती है, यानी कि लंबी अवधि पर चर्चा की इन्होंने, इतनी होती है कि भूखंड का स्थिर रहना संभव प्रतीत नहीं होता है। यानी डेविस ने बताया कि जो अपरदन चक्र के दौरान स्थल यानी भूखंड स्थिर रहता है, लेकिन अपरदन की जो अवधि होती है इतनी लंबी होती है कि भूखंड स्थिर रहना संभव प्रतीत नहीं होता है। भू संतलन की गतियों का भू आकृति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, इससे अपरदन चक्र में बाधा अवश्य पड़ेगी। ठीक है, यानी यहाँ तक उन्होंने बात की थी। इसके बाद यहाँ से उसकी आलोचना हुई कि अपरदन की इतनी लंबी अवधि होती है कि भूखंड का स्थिर रहना संभव ही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भू संतलन की जो गतियाँ हैं वो भू आकृतियों पर अवश्य अपना प्रभाव डालती हैं और इससे अपरदन चक्र में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है डेविस के चक्र शब्द के प्रयोग पर आपत्ति प्रदर्शित की गई। यानी कि जो डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र दिया था तो इस चक्र शब्द पर ही आपत्ति कर दी गई। ठीक है, और क्या कहा गया, आपत्ति प्रदर्शित की गई क्योंकि एक चक्र के समान नहीं चलता। क्योंकि जो अपरदन चक्र है वो चक्र के समान नहीं चलता। चक्र का मतलब क्या है कि जिस बिंदु से शुरू हो उसी बिंदु पर आकर के समाप्त भी हो, ये आपका चक्र होता है। लेकिन अपरदन चक्र इस तरह नहीं चलता है। ठीक है, चक्र से प्रतीत होता है कि जिस बिंदु से शुरू हुआ वहीं पहुंचकर पुनः क्रिया का प्रारंभ होना, परंतु स्थल रूपों के विकास में यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई अगर पर्वत ऐसे उठता है और फिर उसका कट करके समतल मैदान में बदलता है तो पुनः वो पर्वत के रूप में ऐसे ही नहीं उठेगा, यानी कि अपरदन चक्र रूप में नहीं चलता है। डेविस के भू आकृति विकास को अवस्थाओं में बांटने पर भी विरोध किया गया। यानी इन्होंने जो चक्र शब्द का प्रयोग किया उसका भी विरोध किया गया। इन्होंने जो अवस्था कितनी बताई थी, इन्होंने 3 बताई थी, तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्ण अवस्था। तो इस अवस्थाओं में व्यक्त करना भी विद्वानों को रास नहीं आया और इस आधार पर भी आलोचना की गई।
इसे मानव आयु की अवस्थाओं से जोड़ना भी गलत बताया गया, क्योंकि तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था किसकी होती हैं? व्यक्ति की ही होती हैं, जाहिर सी बात है, मनुष्य की ही होती है। ठीक है, तो इस पर भी विद्वानों ने आपत्ति व्यक्त की कि इन अवस्थाओं को मानव की अवस्थाओं से जोड़ना पूर्णतः गलत है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रालर, शोरले व कई अन्य विद्वानों ने गतिक सिद्धांत के आधार पर डेविस की मत की आलोचना की है। ठीक है, यानी कि जो डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत की आलोचना स्वरूप कई सिद्धांत आए, जिसमें पेंक का भू आकृतिक विश्लेषण सिद्धांत प्रमुख रूप से आया। इसके साथ साथ स्टॉलर, शॉर्ले और कई अन्य विद्वानों के गतिक सिद्धांत के आधार पर डेविस की मत की आलोचना की गई। ठीक है, इसी के साथ साथ एल.सी. किंग का भी एक सिद्धांत आया था, जिसमें इन्होंने आलोचना की थी इसकी। ठीक है, डेविस के चक्र में उत्थान बहुत, यहाँ पे बहुत होगा, बहुत तीव्र गति से होकर समाप्त हो जाता है, जबकि वास्तविक रूप में यह मंद गति से होता है, वह लंबे समय तक चलता है। जैसा कि हमने बताया था, अभी आपको ऊपर भी बताया था कि मान लीजिए कोई सतह है, यहाँ पर अंतर्जात बल के द्वारा जब किसी भूखंड का उत्थान होता है, तो डेविस ने क्या बताया था कि वो बहुत तीव्र गति से और लघु समय में होता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं पाया जाता। जब कोई भी उत्थान होता है, मान लीजिए किसी पर्वत का उत्थान होता है, तो वो कम अवधि में नहीं होता है, बल्कि बहुत लंबी अवधि में होता है और बहुत मंद गति से होता है। ठीक है, इस आधार पर भी डेविस के सिद्धांत की पर्याप्त आलोचना की गई। ठीक है, वास्तविक रूप से मंद गति से और लंबे समय में होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें, अगर यहाँ पे हम निष्कर्ष रूप में डेविस के सिद्धांत की बात करें, तो हम पाते हैं कि डेविस के सिद्धांत की आलोचना तो खूब हुई, लेकिन आज भी डेविस का सिद्धांत जितना लोकप्रिय है, उतना आज तक कोई भी सिद्धांत लोकप्रिय नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, जिससे लोगों को अच्छे से समझ में आया। ठीक है, और यह सिद्धांत तब दिया गया था जब भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम निष्कर्ष रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और निष्कर्ष में हम ये भी लिख सकते हैं कि डेविस का सिद्धांत आने वाले सिद्धांतों के लिए प्रमुख आधार रूप में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, इसलिए भी डेविस के सिद्धांत का अत्यधिक महत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की डेविस के सिद्धांत का मूल्यांकन किया। बेसिकली हमने मूल्यांकन में हमने प्रभावी पक्ष देखे कि क्यों यह लोकप्रिय हुआ, और इसी के साथ साथ हमने सिद्धांत के कमज़ोर पक्ष भी देखे, जिसका प्रमुख है आलोचना किस प्रकार की गई इनकी। ठीक है, तो एक एक बिंदु आपको देखते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, जो आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और इस वीडियो का यानी पार्ट 3 का जो वीडियो का जो PDF होगा, आपको तीनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो पेंक के सिद्धांत पर होगा, यानी कि पेंक ने अपवर्तन चक्र का सिद्धांत किस प्रकार दिया है, क्या थ्योरी थी उनकी, क्या उद्देश्य थे, क्या मान्यताएं थी, प्रमुख सिद्धांत उनका क्या था, उनका मूल्यांकन किस प्रकार होता है, और साथ ही साथ उनका निष्कर्ष क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पेंक महोदय के अपवर्तन चक्र सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।